तो लास्ट टाइम मैंने आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। मोहम्मद गौरी जब तीसरी बार भारत आता है तो उसके बीच में वो एक टर्किश एडवेंचरर से मिलता है, बख्तियार खलजी। तो उसने आगे जो भारत की कमान थी वो बख्तियार खलजी को दे दी। बख्तियार खलजी बिहार में एंटर करता है और बिहार में एंटर करने के बाद वो सीधे नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज कम्प्लीटली डीजेनरेटेड एट दैट टाइम। उस समय पे कम्प्लीटली डीजेनरेटेड हो चुकी थी, कुछ था ही नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में। वज्रयानी सेक्ट के लोग उधर एंजॉय कर रहे थे, तो बख्तियार खलजी ने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। बिहार से जाने के बाद वो बंगाल की तरफ जाता है। बंगाल में उस समय लक्ष्मण सेन राजा था। लक्ष्मण सेन उस समय राजा था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। बख्तियार खलजी के साथ 18 लोग जाते हैं और ये 18 लोग मिलकर पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। लक्ष्मण सेन बिना किसी फाइट के पिछले दरवाजे से भाग जाता है और एक्साइटमेंट में बख्तियार खलजी नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंटर करना शुरू कर देता है। और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, वो गुरिल्ला वॉर का एरिया है। वहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट हैं, सबके बस की बात नहीं है वहाँ पे लड़ाई करना। वहाँ के जो लोग हैं वो अलग तरह के लोग हैं, अलग फाइटर्स हैं वहाँ पे। एक्साइटमेंट में बख्तियार खलजी नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंटर कर गया और जैसे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंटर किया तो इसकी 90% जो आर्मी थी वो ख़त्म हो गई। 90% आर्मी जैसे तैसे करके ये नॉर्थ ईस्ट के जंगलों से बाहर निकला। और फिर एक सोल्जर ने इससे पूछा कि आपको अंदर जाने का रास्ता पता था? तो बख्तियार खलजी ने कहा हाँ पता था। बोला और बाहर आने का? तो बोला नहीं पता था। तो उस सोल्जर ने कहा कि जब तुझे बाहर आने का रास्ता पता ही नहीं था तो तुझे अंदर जाने के लिए किसने कहा था? उसने बख्तियार खलजी का सर काट दिया तलवार से। बख्तियार खलजी वॉज किल्ड। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने आगे जो भारत की कमान थी वो अपने कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंद्रप्रस्थ में अपना हेडक्वार्टर बनाया, इंद्रप्रस्थ में। लेकिन इसके बीच में सेंट्रल एशिया में और इंडिया में दो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसने पूरे भारत की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहली चीज है बैटल ऑफ अंधखोद। टर्क्स जो है सेंट्रल एशिया में बैटल ऑफ अंधखोद को हार जाते हैं। अब जैसे ही टर्क्स सेंट्रल एशिया में बैटल ऑफ अंधखोद को हारते हैं तो उसके बाद सेंट्रल एशियंस जो टर्क्स थे ना, उनके पास अपना कोई घर नहीं बचा, क्योंकि उनका घर तो बिल्कुल तबाह हो चुका था, हार चुके थे वो। और भारत में उस समय पे खोखर रिवोल्ट चल रहा था, खोखर रिवोल्ट। तो मोहम्मद गौरी इंडिया में एंटर करता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में उसका घर तो तबाह हो चुका था, तो वो भारत में एंटर करता है और भारत में एंटर करके जितने भी खोखर्स थे उनको पूरी तरह से खत्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। जितने भी खोखर्स थे उस समय इंडिया में उन सबको खत्म कर देता है, खोखर रिवोल्ट को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। इससे पहले वो इंडिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाता, 1206 में दम्यक नाम की जगह पे उसकी डेथ हो जाती है। दम्यक नाम की जगह पे उसकी डेथ हो जाती है एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज इंचार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 में भारत की कमान संभालता है तो उसके सामने दो चीजें थी। पहला ये था कि उनका सेंट्रल एशियन एम्बिशन खत्म हो चुका था, बिल्कुल सेंट्रल एशियन एम्बिशन था वो खत्म हो चुका था। अब उनका सेंट्रल एशिया में कभी जाना होगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल एशिया में तो वो हार चुके थे, तो सेंट्रल एशियन एम्बिशन उनका खत्म हो चुका था। और दूसरी चीज, वो फॉरेनर्स थे, जो टर्क्स थे वो इंडिया में फॉरेनर्स थे। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में स्टेप्स लेना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप, उसने लाहौर को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कैपिटल एंड करेंसी बोथ आर द मोनोपोली ऑफ अ किंग। कैपिटल और करेंसी एक किंग की मोनोपोली होती हैं, दोनों चीजें एक किंग की मोनोपोली होती है। सिर्फ किंग ही इन चीजों को चेंज कर सकता था उस समय टाइम पे। सो ही डिक्लेयर्ड लाहौर एज इट्स कैपिटल, लाहौर को उसने अपनी कैपिटल बना दिया। दूसरी चीज, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। उस समय पे भारत में खोखर रिवोल्ट चल रहा था, खोखर के साथ साथ और भी बहुत सारे रिवोल्ट चल रहे थे ऐसे छोटे छोटे। तो उसने क्या किया, वो जितने भी रिवोल्ट थे उन सबको सप्रेस कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर को वो दोबारा रिस्टोर करता है, लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा रिस्टोर करता है। थर्ड, चैरिटी ऑफ लक, क्योंकि वो लोग फॉरेनर्स थे तो भारत के जितने भी लोग थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इंडिया के लोग कह रहे थे कि ये तो फॉरेनर्स हैं, हम इसको राजा क्यों मानेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारी चैरिटी देना शुरू कर दिया लोगों को, मतलब लोगों में पैसे बांटना शुरू कर दिया ताकि लोग उसको राजा मान सके। इसलिए उसको टाइटल दिया गया लाख बख्श, लाख बख्श। और फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उसने करवाना शुरू कर दिया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक पावर में आया तो उसने 4 स्टेप्स लिए।
इससे पहले वो भी कंसोलिडेट कर पाता अपनी पावर को, 1210 में उसकी डेथ हो जाती है। बट ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, उसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, बिकॉज ही वॉज अ स्लेव एंड ही वॉज नेवर लिबरेटेड बाई हिज मास्टर। वो एक स्लेव था और वो कभी भी अपने मास्टर के द्वारा भी लिबरेट नहीं हो पाया था। सो ही टुक द टाइटल ऑफ सीपा सलार, उसने सीपा सलार का टाइटल लिया, सुल्तान का टाइटल नहीं लिया उसने। ही टुक द टाइटल ऑफ सीपा सलार। 1210 में उसकी डेथ हो जाती है एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई इल्तुतमिश। एंड फ्रॉम हेयर स्टार्ट द रियल स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत, फ्रॉम हेयर स्टार्ट द रियल स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो एक राजा को हमेशा अपनी एम्पायर और अपनी इकोनॉमी, इन दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए बस। इसके अलावा पूरे राज्य में कौन आदमी क्या काम कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इन सारी चीजों के बारे में राजा को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ अपने इकोनॉमी और अपनी एम्पायर, इन दो चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जो भी राजा इन दो चीजों के अलावा बाकी चीजों पे ध्यान रखेगा, वो राजा कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। औरंगजेब हमेशा लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बोदर करता था कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। दूसरी तरफ अकबर कभी भी लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बोदर नहीं था। वो हमेशा अपनी इकोनॉमी और अपने एम्पायर, इन दो चीजों के बारे में बोदर था, बाकी चीजों के बारे में नहीं था। तो जो भी राजा इन दो चीजों के अलावा बाकी चीजों के बारे में सोचेगा, वो कभी सफल राजा नहीं हो पाएगा। तो इल्तुतमिश जब पावर में आया तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंज थे। हर राजा, जो भी सक्सेसफुल राजा या फिर जो भी राजा, इवन जो भी राजा पावर में आता है, उसके सामने चैलेंज होते ही होते हैं। तो अगर वो राजा उन चैलेंज को अच्छे से हैंडल कर पाता है तो वो एक सफल राजा बन जाता है, और अगर वो राजा उन चैलेंजेस को हैंडल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो वो एक फेल्ड राजा बन जाता है, फेल्ड राजा, फेल्ड किंग। मोहम्मद बिन तुगलक जब पावर में आया तो उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंज थे, उसके सामने बहुत सारे थे, लेकिन वो उन सारे चैलेंजेस को हैंडल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक वाज नॉट ए सक्सेसफुल किंग। तो इल्तुतमिश जब पावर में आया तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंज थे, और सबसे बड़ा चैलेंज था फ्यूडलिज्म। सेकंड चैलेंज, टर्क्स वर फॉरेनर्स। थर्ड चैलेंज, टू प्रमोट थर्ड अर्बनाइजेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिडिवल इंडिया इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन, सो टू प्रमोट थर्ड अर्बनाइजेशन। और फोर्थ चैलेंज, फॉरेन इन्वेजन्स, स्पेशली मंगोल। तो फ्यूडलिज्म को उसने कैसे हैंडल किया, इक्तिदारी सिस्टम। फॉरेनर्स थे तो उस चैलेंज को उसने कैसे हैंडल किया, चालीसा एंड रिलेशन विद कैलिफ। थर्ड चैलेंज, टू प्रमोट थर्ड अर्बनाइजेशन, सो ही केम आउट विद रिवाइवल ऑफ करेंसी सिस्टम। एंड फोर्थ चैलेंज, फॉरेन इन्वेजन, मंगोल, सो ही केम आउट विद न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी। ही केम आउट विद न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी। तो एक एक करके देखते हैं ये चीज क्या है। सबसे पहला, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मीन्स लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। It is basically the outcome of collapse of money economy in Gupta period. मौर्यन पीरियड था, वो मनी इकोनॉमी का पीरियड था, और मौर्यन पीरियड के बाद मनी इकोनॉमी एकदम कोलैप्स हो चुकी थी। तो उसी कोलैप्स होने का ये आउटकम था फ्यूडलिज्म। बेसिकली मींस लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। गुप्ता पीरियड में ये शुरू होती है, वैसे तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में शुरू हो जाती है, लेकिन जो मोमेंटम है ये गुप्ता एज में पकड़ती है। क्या चीज थी ये फ्यूडलिज्म? सपोज पानीपत है, पानीपत एक जगह का नाम है हरियाणा में। तो पानीपत उस समय पे सपोज सचिन तेंदुलकर को दे दी जाती थी। पानीपत वॉज गिवन टू सचिन तेंदुलकर। तो जब पानीपत सचिन तेंदुलकर को दी गई तो इसका क्या मतलब था कि पूरे पानीपत की लैंड भी सचिन तेंदुलकर को दे दी गई। उसके बाद जितनी भी इनकम आ रही है पानीपत से वो भी सचिन तेंदुलकर को दे दी गई, और उसके साथ साथ पूरे पानीपत की इनहेरिटेंस भी तेंदुलकर को दे दी गई। एंड दिस इज गिवन फॉर एवर। बात आ रही है समझ में कि लैंड भी दे दी गई, इंटायर इनकम भी दे दी गई, इनहेरिटेंस भी दे दी गई, एंड दिस इज गिवन फॉर एवर। ये हमेशा के लिए दे दी जाती थी। सो सचिन तेंदुलकर वॉज बेसिकली द किंग ऑफ दैट एरिया। सचिन तेंदुलकर पानीपत का एक तरह से राजा था उस समय पे। भाई राजा ही तो है, सारी चीजें राजा की ही तो होती हैं। लैंड भी राजा के पास होती है, इंटायर इनकम भी राजा के पास होती है, इनहेरिटेंस भी राजा के पास होती है कि आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो इनहेरिटेंस भी होती है। उस समय पे सचिन तेंदुलकर पानीपत का राजा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि स्टेट भी पुअर था और लोग भी पुअर थे, क्योंकि सारा सरप्लस सचिन तेंदुलकर के हाथ में जा रहा था।
जितना भी सरप्लस था उस समय पे वो सारा सचिन तेंदुलकर के हाथ में जा रहा था। तो इसकी वजह से स्टेट भी पुअर था और इसकी वजह से लोग भी पुअर थे। एंड देन इल्तुतमिश केम आउट विद इक्तदारी सिस्टम। इक्तदारी सिस्टम में उसने क्या किया, उसने विराट कोहली को पानीपत का इक्तदार बना दिया। विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर क्या था, फ्यूडल लॉर्ड, लेकिन उसने विराट कोहली को क्या किया कि पानीपत का इक्तदार बना दिया। अब विराट कोहली को उस समय सैलरी दी जाती थी, लैंड भी उसको दी जाती थी, मतलब सैलरी भी दी जा रही है और उसको लैंड भी दी जा रही है। और उसका काम यह होता था कि जितना भी सरप्लस रेवेन्यू आ रहा है वो सारा सचिन तेंदुलकर से कलेक्ट करके और रॉयल ट्रेजरी में जमा करवाना। सचिन तेंदुलकर को उसका जितना शेयर बन रहा है वो उसको दे दो। सपोज उस समय पे 100 करोड़ थे, 100 करोड़ रुपए आ रहे थे, तो सपोज 5 करोड़ रुपए आपने सचिन तेंदुलकर को दे दिए और बाकी के जो 95 करोड़ बचे वो आप रॉयल ट्रेजरी में जमा करवा दो। ये काम होता था इक्तदार का, और इसके लिए इक्तदार को सैलरी दी जाती थी। अब आप देखिए कि इक्तदार का क्या काम है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो ये तो बहुत ही छोटा काम है। तो इसके साथ साथ जो इक्तदार था उसको लॉ एंड ऑर्डर का काम भी दिया जाता था कि जितना भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का काम होगा वो इक्तदार देखेगा। अब यहां पे जो इक्तदार को लैंड दी जाती थी, दिस इज नॉट गिवन फॉर एवर, इस पे इनहेरिटेंस नहीं थी। ये नहीं कहा गया था कि ये लैंड अब तुम्हारी है, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा। दिस इज नॉट गिवन फॉर एवर, ये इनहेरिटेंस इस पे नहीं दी जाती थी। इक्तदार्स वर ट्रांसफर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको ट्रांसफर्ड किया। जो ट्रांसफर होता था इक्तदार्स का वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इक्तदारी को हेरिडेटरी कर दिया, इक्तदारी को हेरिडेटरी कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि आपके बाद ये लैंड आपके बेटे की, उसके बाद उसके बेटे की, फिर उसके बेटे की। तो ये एक तरह से क्या था, दिस इज बेसिकली द रिवाइवल ऑफ फ्यूडलिज्म। दिस इज बेसिकली अगेन द रिवाइवल ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया विच वॉज हैंडल्ड बाई अकबर, बाई जागीरदारी पॉलिसी। तो ये था इक्तदारी सिस्टम। आया समझ। नेक्स्ट चैलेंज, फॉरेनर्स। जो टर्क्स थे वो फॉरेनर्स थे उस समय पे, तो इसके लिए इल्तुतमिश ने 2 स्टेप लिए। सबसे पहली चीज चालीसा। चालीसा का मतलब कि उसने 40 जो पोस्ट थी ना अपनी, जो टॉप की 40 पोस्ट होती थी वो सारी टर्क्स के लिए रिजर्व कर दी। जितनी भी 40 पोस्ट थी वो टर्क्स के लिए रिजर्व कर दी कि इन 40 पोस्ट पे टर्क्स के अलावा कोई भी नहीं बैठेगा, ताकि ये जो 40 लोग हैं ना ये इल्तुतमिश के लिए लॉयल रहें। आई बात समझ में। जो भी टॉप की 40 पोस्ट थी वो उनको टर्क्स के लिए रिजर्व कर दिया। इससे क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने अपनी जो लॉबी थी उसको एक तरह से स्ट्रेंथन कर लिया, अपनी लॉबी को स्ट्रेंथन कर लिया। चालीसा। दूसरी चीज, रिलेशन विद कैलिफ। जो इंडिया में जो मुसलमान थे उस समय पे वो इल्तुतमिश को अपना राजा मान नहीं रहे थे। उन्होंने तो कहा कि ये खुद ही राजा बना हुआ है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग है ये, तो हम इसको अपना राजा क्यों मानेंगे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपना जो रिलेशन था ना वो कैलिफ के साथ जोड़ दिया। इल्तुतमिश गोट अ राइट टू रूल फ्रॉम द कैलिफ ऑफ बगदाद अल मुस्तानसर बिल्ला। इल्तुतमिश ने ये कहा कि मैं जो शासन करने का अधिकार है ना वो कैलिफ से लेकर आया हूँ, खलीफा से लेकर आया हूँ, अल मुस्तानसर बिल्ला से, अल मुस्तानसर बिल्ला से। सो चालीसा एंड सेकंड रिलेशन विद कैलिफ। तो इससे क्या हुआ कि ये जो लोग थे ना भारत में जितने भी मुसलमान थे वो इल्तुतमिश को अपना राजा मानने लगे। सुल्तान मीन्स वोट, डेप्यूटी। सुल्तान मीन्स डेप्यूटी, मतलब आप किसी के द्वारा अपॉइंट किए गए हो। तो किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हो, अल मुस्तानसर बिल्ला। सो दिस वाज सेकंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज, टू प्रमोट अ थर्ड अर्बनाइजेशन। थर्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ही रिवाइव्ड करेंसी सिस्टम। इल्तुतमिश ने करेंसी सिस्टम था उसको रिवाइव कर दिया, क्योंकि आप ट्रेड एंड कॉमर्स बिना करेंसी के नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है करेंसी। करेंसी। आप बार्टर में ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो, लेकिन एक थोड़े से कम एरिया में। अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते, आप कुछ ही लिमिट तक कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो आपको करेंसी की जरूरत होगी ही होगी। इसलिए इल्तुतमिश रिवाइव्ड द करेंसी सिस्टम। सिल्वर को इनको बोला गया टंका और कॉपर को इनको बोला गया जीतल या फिर दिरहम।
सो थर्ड चैलेंज टू प्रमोट थर्ड अर्बेनाइजेशन के लिए उसने क्या किया, ही रिवाइव्ड द करेंसी सिस्टम। फोर्थ चैलेंज, मंगोल थ्रेट, फॉरेन इन्वेजन, मंगोल थ्रेट। तो उस समय पे जलालुद्दीन मंगबरानी नाम का एक आदमी उस समय भारत की तरफ आया और उसने इल्तुतमिश को बोला कि आई एम ऑल्सो ए मुसलमान, यू आर ऑल्सो ए मुसलमान एंड ए काफिर इज चेजिंग मी। चंगेज खान उसका पीछा कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं और तुम भी मुसलमान हो, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी मदद करना। तो इल्तुतमिश ने कहा कि भाई क्या चाहिए, तो जलालुद्दीन मंगबरानी ने कहा कि मुझे शेल्टर चाहिए। एंड देन इल्तुतमिश सेड कि क्लाइमेट इज नॉट सूटेबल फॉर यू, कि यार यहाँ का क्लाइमेट तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। तो जलालुद्दीन मंगबरानी ने कहा यार तुम भी तो रह रहे हो, तुम्हारे लिए कैसे सूटेबल है। तो उसने कहा कि मैं कई दिन से रह रहा हूं, लेकिन तुम अभी अभी आए हो, तो जो क्लाइमेट है ना यहाँ का वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तो तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। ये इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरानी को कहा। लेकिन रियल रीजन क्या था, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरानी का पीछा कर रहा है, और जैसे ही वो जलालुद्दीन मंगबरानी को शेल्टर देगा तो उसके पीछे चंगेज खान भी इंडिया में आएगा, और जैसे ही अगर चंगेज खान इंडिया में आया तो दिल्ली सल्तनत अभी इन्फेंट है और वो पूरी दिल्ली सल्तनत को खत्म करके चला जाएगा। तो इल्तुतमिश ही ऑप्टेड द न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। उसने जलालुद्दीन मंगबरानी को शेल्टर देने से मना कर दिया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की बहुत अच्छी नींव रखी। एंड इन 1236 ही डाइड, 1236 में उसकी डेथ हो जाती है। बट बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से पहले, ही टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप। अ मुस्लिम ऑफ 13th century सेड कि माई डॉटर विल बी द सक्सेसर आफ्टर माई डेथ। उसने ये कहा कि मेरी डेथ के बाद मेरी जो बेटी है ना वो मेरी सक्सेसर बनेगी। आप इमेजिन करके देखो कि एक 13वीं सदी का मुसलमान ये बोल रहा है कि मेरी डेथ के बाद, मेरी मौत के बाद जो गद्दी पर बैठेगी वो मेरी बेटी होगी। आप सोच कर देखो कि आज के समय में लोग बेटियों को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। उस समय पे वो 13वीं सदी का मुसलमान ये कह रहा है कि मेरी डेथ के बाद मेरी जो बेटी है ना रजिया, वो गद्दी पर बैठेगी। और ऐसा उसने क्यों कहा था, क्योंकि वो किसी एक्सपीडिशन पे के लिए गया था और बीच में वो वहाँ पे फंस गया था। तो उसने अपने बेटों से मदद मांगी, उसके बेटों ने मना कर दिया, और फिर रजिया आती है और उसकी हेल्प करती है। रजिया एक्सपीडिशन लेकर जाती है और उस आदमी को हरा कर आती है, और फिर जो ये रजिया की क्वालिटी थी ना ये इल्तुतमिश ने देखी, और फिर उसने कहा कि माई डॉटर विल बी द सक्सेसर, मेरी मौत के बाद मेरी बेटी मेरी सक्सेसर बनेगी। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई रजिया, ही वॉज सक्सीडेड बाई रजिया। तो जो जितने भी चालीसाज थे ना, उन्होंने उस समय पे रुकनुद्दीन फिरोज को अपना सुल्तान बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज की जो मदर थी ना शाह तुर्कान, उसने सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी, सबके लिए। और जैसे ही उसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू करी, रिवोल्ट हो गए हर जगह पे। और जैसे ही रिवोल्ट हुए तो रजिया जामा मस्जिद की तरफ जाती है, और जामा मस्जिद पे जाकर लोगों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर अपील करती है कि मेरे पिताजी ये चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद मैं सुल्तान बनूं, तो अगर आप लोग मुझे पावर में लाने के लिए मदद करोगे तो मैं आपकी सारी विशेष को फुलफिल करूंगी। अगर आप मुझे सुल्तान बनाओगे तो आपकी जितनी भी विशेष हैं मैं उन सबको फुलफिल करूंगी। तो जैसे ही उसने ये चीज कही तो लोगों ने उसको सुल्तान बना दिया, सुल्तान बना दिया। लेकिन चालीसा अभी भी प्रेजेंट था, और चालीसा कभी ये नहीं चाहता था कि कोई पावरफुल राजा गद्दी पर बैठे, यानी कि कोई पावरफुल सुल्तान गद्दी पर बैठे। तो रजिया ने अपनी खुद की लॉबी बनाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से जो चालीसा थे वो अलार्म हो गए, एक तरह से वो चिंता में आ गए कि रजिया तो अपनी खुद की लॉबी बना रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जितने भी लोग थे वो टेंशन में आ गए। इसके साथ साथ रजिया ने उस समय बहुत सारे स्टेप्स भी लेना शुरू कर दिया। सबसे पहला स्टेप, जितने भी रिवोल्ट चल रहे थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, यानी कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी चीज उसने ऐसी अचीव करी जो आज तक अकबर के नाम पर भी नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, अकबर उस समय के सबसे जबरदस्त राजा थे, उनके नाम पर भी नहीं है वो अचीवमेंट। शी कॉन्कर्ड रणथंभोर, वो रणथंभोर के एक्सपीडिशन के लिए जाती है और रणथंभोर को जीत कर आती है। रणथंभोर उस समय इनविंसिबल माना जाता था कि रणथंभोर को कोई जीत ही नहीं सकता। वो मिलिट्री लेकर जाती है और रणथंभोर को जीत कर आती है। थर्ड, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जो फॉरेन पॉलिसी थी जो उसके पिता की इल्तुतमिश की, सी ऑप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। फोर्थ, सी ट्राई टू कंट्रोल द पावर ऑफ चालीसा,
जो चालीसा की पावर थी उसको कंट्रोल करने की उसने कोशिश करी, लेकिन इसी दरमियान उसने एक ब्लंडर कर दिया। सी केप्ट हैंड ऑन द चालीसा इन टोटैलिटी। उसने जितने भी चालीसा थे उन सब पे एक साथ हाथ रख दिया, यानी कि सबको एक साथ खत्म करने की सोची। एंड दिस वॉज द ब्लंडर डन बाई रजिया। सबको एक साथ नहीं मारना था, एक एक करके मारना था। आगे जब मैं आपको बलबन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा जैसे कि उसने चालीसास को कैसे हैंडल किया था। एक साथ नहीं हाथ रखना था, सब पे अलग अलग करके एक एक करके मारना था। ये रजिया ने गलती करी उस समय पे, और जैसे ही उसने गलती करी तो उस समय पे जितने भी चालीसास थे ना, तो उनको पता लग गया कि ये तो हमें ख़त्म करना चाहती है रजिया। और जैसे ही उन लोगों को ख़त्म करना शुरू किया तो उसने रजिया के कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। जितने भी चालीसास थे उन्होंने रजिया के कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक औरत को कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर दो। आप स्कूल में, कॉलेजेस में देखोगे कि जब भी कोई खूबसूरत लड़की होती है तो वो उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बनती हैं कि ये लड़की तो ऐसे करती है, ये तो वहाँ जाती है, ऐसे ऐसे रहती है। इन एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं करती ऐसा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वो लड़की खूबसूरत है तो लोग उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं ताकि उसको वीक बनाया जा सके। एक औरत को कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर दो। जैसे ही आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे वो खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगी। तो चालीसाज ने यही किया। जितने भी चालीसा थे उन्होंने रजिया के कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू किया और रजिया का नाम याकूब खान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रजिया का नाम याकूब खान के साथ जुड़ा, रजिया का जो सपोर्ट था वो कम हो गया बिल्कुल, और जैसे ही सपोर्ट कम हुआ रजिया बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई और भारत के हर जगह में रिवोल्ट होने लगे। ऐसा ही एक रिवोल्ट पंजाब में भी हुआ, और पंजाब में जब वो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए गई तो वहाँ पे अल्तुनिया नाम का एक शासक था, उसने उसको बंदी बना लिया। ही वॉज बेसिकली द गवर्नर ऑफ पंजाब, अल्तुनिया। तो उसने रजिया को बंदी बना लिया, और जब रजिया को बंदी बनाया उसने, तो जितने भी ये चालीसाज थे ना, इन्होंने जितनी भी पोस्ट थी सारी वो अपने आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर ली और वो अल्तुनिया को भूल गए। उन्होंने अल्तुनिया को बोला था कि अगर तुम रजिया को बंदी बना लोगे या पकड़ लोगे तो हम तुम्हें भी कोई पोस्ट दे देंगे, लेकिन जैसे ही उसने बंदी बनाया चालीसाज जो थे उन्होंने सारी पोस्ट अपने आप में ही बांट ली, अल्तुनिया को भूल गए। एंड देन रजिया टुक द लास्ट स्टेप। रजिया ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अल्तुनिया को बोला, रजिया ने, कि भाई तुझे भी चालीसाज ने धोखा दिया है और मुझे भी चालीसाज ने धोखा दिया है, तो जब हम दोनों ही को चालीसा ने धोखा दिया है तो क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। भाई तुम्हारा भी दुश्मन वही है और मेरे भी दुश्मन वही है, तो जब दुश्मन एक है तो शादी कर लेते हैं। देखिए पुराने टाइम में ऐसे नहीं चलता था कि हम तो दोस्त बन जाएंगे या फिर चलो दोस्त हो जाते हैं हम तो, या कुछ इस तरह से। अगर लड़का और लड़की ऐसे साथ आना है किसी को तो उनको शादी करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि भाई तुम तो मेरे दोस्त हो या तुम तो मेरे फ्रेंड हो, या इस तरह का कोई सीन नहीं चलता था। तो रजिया ने क्या किया कि शादी कर लिया अल्तुनिया से, और शादी करके जब वो वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहाँ पे 1240 में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो दोनों मार दिए जाते हैं। और जैसे ही रजिया की डेथ होती है तो जो चालीसाज थे, नोबल्स थे, उन्होंने बहराम शाह को सुल्तान बनाया। बहराम शाह से हालत सुधरी नहीं तो बहराम शाह वो सक्सीडेड बाई मसूद शाह। तो मसूद शाह से भी सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, तो उसके बाद सुल्तान भी वीक पड़ चुका था और सल्तनत भी वीक पड़ चुकी थी। सुल्तान वॉज ऑल्सो वीक, सल्तनत वॉज ऑल्सो वीक। तो इसकी वजह से इंटरनल क्राइसिस और एक्सटर्नल क्राइसिस दोनों आ चुके थे, इंटरनल क्राइसिस एंड एक्सटर्नल क्राइसिस, एंड दिस वॉज द रीजन फॉर टेंशन फॉर चालीसाज। ये चालीसा के लिए टेंशन का कारण था। एंड दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ बलबन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर तो अपना काम करता ही है लास्ट में। जब सिचुएशन आपके हाथ से बाहर चली जाती है तो नेचर तो अपना काम करता ही है। नेचुरल सिलेक्शन, बलबन। तो जब बलबन पावर में आया तो उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंज थे, जैसे इल्तुतमिश के सामने थे, और उसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि सुल्तान और सल्तनत दोनों वीक हो चुके थे। सुल्तान और सल्तनत दोनों वीक हो चुके थे। एंड देन ही केम आउट विद द थ्योरी ऑफ किंगशिप। दूसरा चैलेंज उसके सामने था कि एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एंड देन ही क्रिएटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको बोला गया दीवान अर्ज। थर्ड चैलेंज, फॉरेन इन्वेजन्स। उस समय पे फॉरेन इन्वेजन्स भारत में बहुत सारे बढ़ गए थे। एंड देन ही क्रिएटेड 3 लाइन ऑफ डिफेंस एंड टू मेंटेन द स्ट्रीम ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन। थर्ड अर्बनाइजेशन की जो स्ट्रीम है उसको मेंटेन रखना था। एंड देन ही गेव द सेफ्टी टू द नदन पाथ। नदन पाथ को उसने सेफ्टी दे दी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन जो था, ही केम आउट विद द
थ्योरी ऑफ जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही मीन्स शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। उसने ये कहा कि आई एम द शेडो ऑफ गॉड, और भगवान का काम क्या होता है? जस्टिस करना। आई एम द शेडो ऑफ गॉड यानी कि शेडो ऑफ अल्लाह, और अल्लाह का काम क्या होता है? जस्टिस करना, जस्टिस करना। तो जस्टिस के नाम पे उसने जितने भी नोबल्स थे ना उनको पनिश करना शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज़ कि नोबल्स को पनिश करना शुरू कर दिया, और उसने चालीसाज के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से चालीसा खुद ब खुद ख़त्म हो गए। जितने भी चालीसाज थे ना उनको अलग अलग, जितने भी भारत में टफ एरियाज थे ना उन पे अपॉइंट कर दिया जाता था, और उनको बोला जाता था कि तुम्हें उस एरिया को जीत कर आना है, और अगर तुम फेल हो गए ना, फेल हो गए तो तुम्हें हटा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। और इस तरह से जो बलबन था वो चालीसा को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो जाता है। सेकंड चीज़, उसने जो ईरानियन ट्रेडिशन है सजदा और पापोस उसको शुरू करवाया। ईरानियन ट्रेडिशन सजदा और पापोस। सेकंड थिंग, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को उसने कैसे कंट्रोल किया? जितने भी रिवोल्ट थे ना उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। ही केम आउट विद द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मेवाती, खोखर, बुंदेला, ये जितने भी लोग थे ना इन सारे लोगों के रिवोल्ट को इसने एक तरह से ख़त्म कर दिया पूरा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। थर्ड, 3 लाइन ऑफ डिफेंस। जो फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे भारत में उसके लिए उसने 3 लाइन ऑफ डिफेंस बनाई। सबसे पहला, रिवर ब्यास, यानी कि कोई भी अगर आदमी आ रहा है, कोई भी फॉरेन इन्वेजन भारत में हो रहा है तो एक आर्मी उसने, एक जो सेना थी वो लगाई रिवर ब्यास पे। बाई चांस अगर आप उस सेना को भी हरा कर आगे पहुंच गई तो अगली सेना आपको मिलेगी पंजाब में, और बाई चांस अगर आपने उस सेना को भी हरा दिया तो अगली सेना आपको मिलेगी दिल्ली में। 3 लाइन ऑफ डिफेंस, 3 लाइन ऑफ डिफेंस। और फोर्थ चीज़, सेफ्टी टू द नदन पाथ। और नदन पाथ की सेफ्टी के लिए वो खुद दिल्ली में बैठा रहा। नदन पाथ की सेफ्टी के लिए वो खुद दिल्ली में बैठा रहा। वो कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया एक्सेप्ट वन टाइम, रिवोल्ट ऑफ तुगरिल। तुगरिल उस समय बंगाल का राजा था, और उस समय पे बलबन जो था वो 80 साल का था। तो जो तुगरिल था ना वो बार बार बलबन को भड़का रहा था, बलबन को इंस्टिगेट कर रहा था कि देखो बलबन तो वीक हो चुका है, बिल्कुल बलबन के पास कुछ भी नहीं है, बलबन दिल्ली से बाहर ही नहीं जा सकता, वो तो एकदम कायर बन चुका है बलबन। और फिर बलबन ने उसको वार्निंग दी तुगरिल को कि बेटा मत करो, लेकिन तुगरिल माना ही नहीं। फिर से उसने इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि हिम्मत है तो तुम बंगाल में आके दिखाओ, तुम बंगाल में अगर आओगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुगरिल क्या चीज़ है। फिर से इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बलबन ने उसको फिर से वार्निंग भेजी कि बेटा फिर से समझा रहा हूँ मत करो ये काम, लेकिन फिर भी तुगरिल था वो नहीं माना। और उसके बाद बलबन पर्सनली जाता है बंगाल, 80 साल का बलबन पर्सनली बंगाल जाता है अपनी सेना लेकर, और तुगरिल को खींच के बाहर लाता है अपने कमरे से। उसकी 3-4 रानियां थी, वो सारी वहाँ पर प्रेजेंट थी, उनमें से एक रानी थी वो प्रेग्नेंट थी। बलबन ने उसकी वजाइना में हाथ डाला एंड ही पुल आउट द बेबी। बेबी को बाहर खींच लिया उसने, और जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे ना वो सारे ये सीन देखकर एकदम दंग रह गए कि ये क्या किया बलबन ने, एकदम दंग रह गए। रानियां भी मर गई और जो तुगरिल था उसका भी गला काट दिया गया वहीं। खैर इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, राजा के लिए कई बार ये जरूरी होता है, क्योंकि बलबन ने 3 बार तो वार्निंग दी थी उसको कि बेटा मत करो मत करो। वही आदमी था जो नहीं मान रहा था। कई बार जब आपका खौफ खत्म हो जाता है ना तो आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं। राजा का जब खौफ खत्म हो जाएगा ना तो प्रजा उससे डरना बंद कर देती है, तो राजा के लिए कई बार ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको किसी कैरेक्टर से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में। अगर आप किसी कैरेक्टर से नफरत करोगे ना तो आप हिस्ट्री को कभी भी नहीं समझ पाओगे। आपको नफरत नहीं करनी है किसी भी कैरेक्टर से कि बलबन ने इतना घिनौना काम कर दिया। यार राजा के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है। आज के टाइम में डेमोक्रेसी है, पुराने टाइम में मोनार्की होती थी, तो राजा ही था जिसका डर जरूरी था उस समय पे। तो राजा के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है कई बार करनी। तुगरिल भी मारा गया, उसकी रानियां भी मारी गई। बलबन वॉज डाइड एट द राइप एज ऑफ 80 एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई कैकुबाद। कैकुबाद वॉज बेसिकली ए मैन ऑफ लग्जरी, सो ही फेल्ड टू हैंडल द सिचुएशन। और जो कैकुबाद था उससे पावर खलजियों ने छीन ली, और खलजी वंश का सबसे पहला राजा था जलालुद्दीन खिलजी। सो नेक्स्ट इज जलालुद्दीन खिलजी।